नमस्कार, मैं हूं शिखा सिंह आज की सबसे बड़ी सियासी हलचल के साथ और वो है हाथ छोड़ा कमल पकड़ा। कभी खुद को सच्चा कांग्रेसी बताने वाले गुड़गांव से कांग्रेस सांसद राव इंद्रजीत ने कांग्रेस का दामन तो काफी पहले ही छोड़ दिया था और तभी से उनके आगे के राजनीतिक करियर को लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे। कभी इंसाफ मंच के जरिए आगे बढ़ने की तो कभी बीजेपी में शामिल होने की बात सामने आई। अब तमाम कयासों पर विराम लग चुका है। राव इंद्रजीत जल्द ही बीजेपी में शामिल होंगे। हाथ का साथ छोड़कर कमल का सहारा लेने वाले राव इंद्रजीत प्रदेश की राजनीति में बड़ी शख्सियत हैं। ऐसे में उनके जाने से कांग्रेस को क्या नुकसान होगा और बीजेपी को उनके साथ से किस तरह से फायदा होगा, आने वाला वक्त ही बता सकता है। तो सियासी गलियारे में काफी वक्त से चल रही गहमा गहमी को खत्म करते हुए राव इंद्रजीत ने बीजेपी में शामिल होने का फैसला कर लिया है। वो 13 फरवरी को दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में औपचारिक रूप से बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। जिस बात के कयास लगाए जा रहे थे, आखिर वो बात सच साबित हुई। वो संकेत पहले ही दे चुके थे, लेकिन अब आखिरी पासा फेंक दिया है। कांग्रेस का दामन छोड़ अब वो बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं कांग्रेस सांसद और इंसाफ मंच का गठन करने वाले राव इंद्रजीत की। राव इंद्रजीत अब बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। इसकी औपचारिक घोषणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा ने कर दी है। दक्षिणी हरियाणा के साथ जो एक विश्वासघाती ये सरकार कर रही थी, मेंबर पार्लियामेंट होने के नाते वो ये लड़ाई लड़ रहे थे, हम इनका समर्थन कर रहे थे। आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ठाकुर राजनाथ सिंह जी के निवास पर बैठक हुई। दोनों प्रभारी प्रोफेसर जगदीश जी मुखी, डॉक्टर अनिल जैन, राव इंद्रजीत सिंह जी और मैं, उस बैठक में ये निर्णय हुआ कि भाई अब 13 फरवरी को वो बीजेपी का जो केंद्रीय कार्यालय है 11 अशोका रोड है, इन ए बिग शो ही विल ज्वाइन बीजेपी और हम उनका स्वागत करते हैं। कांग्रेस सांसद और इंसाफ मंच का गठन करने वाले राव इंद्रजीत बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। काफी दिनों से राव इंद्रजीत के बीजेपी में शामिल होने की चर्चा चल रही थी। वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजनाथ सिंह के अलावा कई बड़े नेताओं से मिल भी रहे थे। राव इंद्रजीत के बीजेपी में शामिल होने से कांग्रेस को इसे एक बड़ा झटका माना जा रहा है। बीजेपी में शामिल होने के संकेत वैसे तो वो पहले ही दे चुके थे, लेकिन सवाल ये है कि अपने आप को पक्का कांग्रेसी कहने वाले राव इंद्रजीत आखिर किस आधार पर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। हरियाणा न्यूज के लिए गुड़गांव से रोशन भारद्वाज की रिपोर्ट। तो कह सकते हैं कि इफ्तिदाई सियासत को देख हैरान होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। वाकई सियासी हलके में जिस तरह की ये फेरबदल हो रहे हैं, उसे देखकर ये कह सकते हैं कि हरियाणा में जो सियासी समीकरण है वो तेजी से बदल रहा है। और इसी बदलते बनते बिगड़ते समीकरण पर बात करने के लिए हमारे साथ इंसाफ मंच के प्रवक्ता अरुण सांगवान हैं और अब से कुछ ही देर में बीजेपी नेता अनिल जैन भी हमसे जुड़ जाएंगे। अरुण जी, पहला सवाल आपसे यही कि राव इंद्रजीत ने पार्टी छोड़ी, उसके बाद उन्होंने इंसाफ मंच का गठन किया, ये कहकर कि इस मंच के जरिए वो जनता को, जो हरियाणा की जनता है, दक्षिणी हरियाणा की खास तौर पर, उसे इंसाफ दिलाएंगे। लेकिन अब उन्होंने रुख किया है बीजेपी का, आखिर क्यों? देखिए, इंसाफ मंच का गठन जब हमने मार्च में किया था तो हमने उसको एक राजनीतिक रूप के मंच के रूप में नहीं किया था, बल्कि हमने इंसाफ मंच के रूप में किया था। और हमने वहाँ से ये मुद्दे उठाए कि हरियाणा की सरकार जो आज मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा चला रहे हैं वो बड़ी तानाशाही सरकार है। वो किसी की सुनती नहीं है, नौकरियों में भेदभाव हो रहा है, ज़मीनों के घोटाले हो रहे हैं, रॉबर्ट वड्रा जैसे लोगों के नाम आते हैं ज़मीनों के घोटाले में। तो इंसाफ मंच का गठन तो हमने सिर्फ उनको मुद्दों को उठाने के लिए किया था। लोगों को राजनीतिक विकल्प एक चाहिए था। हमने लोगों को ये वादा किया था, हमने सबसे सलाह की, राव साहब ने सबसे सलाह की कि भाई हम एक ऐसा राजनीतिक विकल्प देंगे जो हम चंडीगढ़ की कुर्सी तक, जहां से उस विकल्प को हम ले जाएं। सारी ऑप्शंस और सबको देखते हुए बीजेपी ही आज के दिन सबसे बेहतर ऑप्शन जो है वो लगा, क्योंकि बीजेपी के अंदर आज नरेंद्र मोदी बहुत सशक्त रूप से प्रधानमंत्री के रूप में पेश किए गए और उनकी जो छवि है वो बहुत एक ईमानदार आदमी की छवि है, एक अच्छे नेता की छवि है। तो जनता की भावनाओं को देखते हुए जो फैसला लिया है वो मैं समझता हूं कि बिल्कुल सही फैसला है। और आगे भी जिस तरह से हम चलेंगे, हमारा लक्ष्य सिर्फ एक ही है कि हरियाणा की जनता के साथ न्याय हो, नौकरियों में भेदभाव ना हो,
नौकरियां लगें वो मेरिट के हिसाब से लगें, ना कि किसी की सिफारिश के हिसाब से लगें। हम ये सिर्फ तय करेंगे कि आपका एड्रेस देखकर हरियाणा में कि आपका एड्रेस रोहतक का है या कहीं का है तो नौकरियां नहीं लगेंगी। अगर आप में काबिलियत है तो आप नौकरी जरूर पाएंगे। अगर आप मूलभूत सुविधाएं भी नहीं दे सकते, पिछले 9 साल से भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार चला रहे हैं, गुड़गांव को मिलेनियम सिटी बनाना चाहते थे, आज उस मिलेनियम सिटी की हालत ये है कि वहां बेसिक एमिनिटीज नहीं है, सीवरेज व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है जी। जो बिल्डर हैं वो बिजली के भाव जो हैं प्राइवेट दाम पे देते हैं क्योंकि सरकार जो है बिजली प्रोवाइड नहीं कर पा रही है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिनको हमने, सारी चीजों को देखते हुए आज हम जिस मुकाम पर पहुंचे हैं। अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या, जैसा आप जी बिल्कुल अरुण जी, आगे आगे देखना यही है कि आगे होता है क्या। लेकिन एक सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा उठता है कि राव इंद्रजीत ने यह साफ कर दिया था कि वो उनके तमाम मसले हैं, तमाम मुद्दे हैं जिनके साथ ही वो किसी भी पार्टी का दामन थामेंगे। ये उन्होंने कई बार कहा है और इस पर उन्होंने अमल करने की बात भी कही थी। तो क्या बीजेपी में कुछ खास मुद्दों के साथ शामिल हो रहे हैं, कुछ खास शर्तों के साथ शामिल हो रहे हैं, या फिर सिर्फ इसलिए कि बीजेपी के पीएम के जो दावेदार हैं उन पर उन्हें भरोसा है? देखिए, बीजेपी में जो शामिल होने का फैसला लिया जा रहा है वो सिर्फ इसलिए लिया जा रहा है, और हमने जो मुद्दे उनसे डिस्कस किए, हमारी शर्त कोई नहीं थी, हमने सिर्फ मुद्दों पर जो है उनसे बातचीत की जिनसे वो बीजेपी की हाईकमांड, आला कमान सहमत थी कि जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। तो इसलिए जो है हमारी उसमें कोई शर्त और कोई नेगोशिएशन नहीं थी। तो जो फैसला लिया गया है वो सिर्फ जनता के हित को देखकर लिया गया है। और रही बात नरेंद्र मोदी जी की, स्वाभाविक रूप से आज जो है गांव से लेकर शहर तक एक हवा चल रही है। हर कोई नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है। जो युवा बेरोजगार घूम रहा है, जो युवा दर दर भटक रहा है, वो ये सोचता है कि शायद अगर मोदी जी आएंगे तो उसको नौकरी मिलेगी। तो इस सारी चीजों को देखते हुए आज के दिन सबसे बेहतर विकल्प जो था वो यही था जो हमने लिया है। जी अरुण जी, आप बेहतर विकल्प की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है और वो ये कि अगर जिन मुद्दों की आप बात कर रहे हैं, जिन मसलों को लेकर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, बीजेपी के साथ हो रहे हैं, अगर बीजेपी उन मसलों से हट जाती है, उन मुद्दों से हट जाती है, क्योंकि चुनाव आने में अभी वक्त है और किसकी सत्ता आती है, किसकी सरकार बनती है, ये तस्वीर अभी साफ नहीं है, लेकिन अगर बीजेपी उन मुद्दों को नहीं मानती है या बीजेपी उस लाइन से अलग हट जाती है, तब क्या करेंगे आप? देखिए, बीजेपी आज के दिन हर कोई ये मानता है कि भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है जी, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बड़ा भ्रष्ट मुख्यमंत्री आज के दिन पूरे देश में नहीं है। तो उनको ये मानने में कोई हिचक ही नहीं है कि अगर हम जब आते हैं, सबसे पहला लक्ष्य तो हमारा ये है कि बीजेपी को हम इतना मजबूत करें कि उनको हम चंडीगढ़ तक लेके जाएं, और जब बीजेपी की सरकार बने तो हम सब इन चीजों की जांच करवाएंगे। ये हम आश्वासन देते हैं। हम सिर्फ बात नहीं करेंगे आप पार्टी की तरह, हम कोई धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे, हम जांच करवाएंगे, और इसमें हम जो है बिल्कुल क्लियर हैं, और ये बात हमारी बीजेपी से हुई है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम मुद्दों से बीजेपी हट जाए, क्योंकि बीजेपी भी चाहेगी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो बड़े बड़े लोगों के नाम आए हैं उनकी जो पोल पट्टी है वो सारी खुलनी चाहिए। जो 21,000 एकड़ का CLU हुआ है उसमें कौन कौन लाभान्वित हैं, किस किस तरह के लोगों ने ये जमीन खरीदी है। मैं अपनी खबर के हिसाब से आपको बताऊं कि ड्रग्स माफिया से लेके डिफेंस माफिया से लेके हर कोई आज के दिन बिल्डर बना बैठा है गुड़गांव में। पहले 5-6 बिल्डर होते थे, आज 500 बिल्डर हो रखे हैं। तो ये कहां से आए, इनके पास पैसा कहां से आया, एक जांच का विषय। तो ये सारे मुद्दे हैं जिनके हमने बात की है, और बीजेपी इन सब चीजों से सहमत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी अरुण जी, बिल्कुल बीजेपी आपकी बातों से सहमत है, कोई दो राय नहीं है, लेकिन एक बात यहाँ पर खड़ी होती है, वो ये कि आज नीतियों की बात हो रही है, नैतिकता की बात हो रही है, दावों की बात हो रही है, विकास की बात हो रही है, लेकिन एक काफी लंबा अरसा या कह लीजिए एक राजनीतिक जो करियर रहा है राव इंद्रजीत का, वो काफी लंबा अरसा उनका कांग्रेस के साथ बीता है। उन्होंने अभी हाल ही में 2-3 महीने पहले ही उन्होंने ये कहा कि मैं कांग्रेस का सच्चा सिपाही हूं। तो आखिर अचानक कांग्रेस का ये सच्चा सिपाही इतने बगावती तेवर में कैसे आ गया? देखिए, इंसाफ मंच जब से हमने बनाया है उसके बाद से राव साहब ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। हमने 36 साल जो है, जब राव साहब पहली बार विधायक बने वो कांग्रेस के निशान पे नहीं बने थे। हम विशाल हरियाणा पार्टी, जो बड़े राव बीरेंद्र सिंह जी की पार्टी थी, उसके निशान पर पहली बार राव इंद्रजीत सिंह विधायक बन के आए थे। इंदिरा गांधी जी खुद दक्षिण हरियाणा में गई थी और उन्होंने उस पार्टी का विलय करवाया था। जिस सोच को लेकर राव इंद्रजीत सिंह उस टाइम यूथ थे, मेरी उम्र के ही रहे होंगे, जिस टाइम पर उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की थी, उनको कांग्रेस से ये उम्मीद नहीं थी कि जो कांग्रेस आज चल रही है। आज कांग्रेस सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड पार्टी की तरह चल रही है। कांग्रेस के इंटरनल कोई डेमोक्रेसी नहीं है।
कुछ लोग, सिर्फ एक दो लोग हैं जो फैसला लेते हैं और उसके लिए सभी को यस करनी पड़ती है। किसी की हिम्मत नहीं है कि हाईकमांड के खिलाफ कोई उंगली भी उठा दे। और जहां तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा का सवाल है, तो वो तो आज उनके सबसे चहेते हैं, उनको तो पूरे परिवार को उन्होंने जमीन दे रखी है, तो उनके खिलाफ तो हाईकमांड कोई एक्शन ले ही नहीं पा रही है। सिर्फ राव इंद्रजीत सिंह में तो दम था तो वो आगे चल पड़े। कितने ही लोग कांग्रेस में हैं, जो ईश्वर सिंह हैं, शैलजा जी हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह हैं, वो अभी भी ये कहते हैं कि भाई कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। हम लोगों में दम था, हम लोगों में ये बात थी कि अगर हम जनता के हितों को साथ लेके आगे चलेंगे तो जनता हमारा साथ देगी। बिल्कुल, बातें दम की है, बातें दावे की हैं और बातें आरोप प्रत्यारोप की हैं। ये चर्चा आगे भी जारी रहेगी, लेकिन यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।